हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू है। इससे पहले 2 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट सेकंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी थी लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज या अपोजिट नेचर चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। थर्ड हम बात कर रहे थे कि जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी हम इसका किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो टोटल चार्ज में इंडिविजुअल चार्जेज का एलजेब्रिक सम लेते हैं, और इसी को हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की फॉर्म में बात की थी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। उसके अलावा हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज में यही बात कही थी कि हम टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का फाइंड आउट करेंगे तो हम उसका एल्जेब्रिक सम लेंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी आपसे कि चार्ज इज अ इनवेरिएंस, मीन्स हमने बताया था कि आइदर रेस्ट और इन मोशन चार्ज डज नॉट चेंज। Quantity of charge or magnitude of charge remains constant if a body at rest or if a body in motion with velocity. नेक्स्ट लास्ट जो बात चल रही थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे। ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी में ही आता है, बट अलग से भी टॉपिक आ जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमें केवल यही बात इसमें नोट करनी है, चार्ज इज ए इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डेफिनिट चार्ज, एंड दिस डेफिनिट चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट, Q इक्वल टू एन ई। वी ऑल्सो नोट देयर प्लस और माइनस। इफ अ बॉडी transfer electron then it get positive charge, and if a body get electron or in which transfer electron, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो नेगेटिव चार्ज वाली होगी। मैंने आपको बताया भी था लोअर वर्क फंक्शन और हायर वर्क फंक्शन। लोअर वर्क फंक्शन वाली लूज करती है इलेक्ट्रॉन यानी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, हायर फंक्शन वाली गेन करती है इलेक्ट्रॉन यानी वो नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये बात हमारी आई थी, और इसके बेस पर हमने आपको ये भी बताया था कि मिनिमम क्वांटा ऑफ चार्ज जो होता है, मिनिमम क्वांटा ऑफ चार्ज मीन्स नेचर में मिनिमम से मिनिमम जो चार्ज होगा वो चार्ज किसके इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज आपके पास होगा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है। फिर आपको हमने एक ये भी बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स for transferring 1 coulomb charge. 1 coulomb charge, तो that is n equal to q upon e और 1 upon 1.6 into 10⁻⁻19. You have already solved this, 6.625 into 10⁻18. लास्ट हमारा ये टॉपिक इसमें था, डिस्कस कर रहा था मैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी आता था, जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है बेटा ये इज 2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ बॉडी। इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं। तो फॉर इट आप क्या कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कैलकुलेट करें, n इक्वल टू q अपॉन ई मीन्स 2 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 20
अपॉन 1.6 और 200 अपॉन 16 और 50 अपॉन 4 और 25 upon 2 and that is 12.5. It is in the fractional form and you know the number of electron does not possible in fractional form. So this charge is impossible on a body. ऐसा क्वेश्चन आपके पास कोई भी आता है इस तरीके से आप कैलकुलेट करें. इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आता है when a glass rod rub with silk cloth. When a glass rod rub with silk cloth, 100 electron transfer on the surface, on the silk cloth, transfer on the silk cloth. ये एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है बेटे कि जब भी हमने एक ग्लास रोड को किसी सिल्क क्लॉथ से रब किया तो सिल्क क्लॉथ पर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए. देन व्हाट इज द चार्ज ऑन ग्लास रोड. अब क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल इजीली एक तो ये बात है ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, सो ग्लास रोड गेट पॉजिटिव चार्ज. द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन ग्लास रोड विल बी पॉजिटिव. सो देयर विल बी Q इक्वल टू प्लस NE on the glass rod, because glass rod transfer electron to the silk cloth and that is plus 100 into 1.6 into 10 to power minus 19, so that is 1.6 into 10 to power minus 17 coulomb. So there will be positive charge on glass rod and the magnitude of charge is 1.6 into 10 to power minus 17 coulomb. और अगर सिल्क क्लॉथ पर चार्ज पूछता है तो चार्ज की मैग्नीट्यूड तो इतनी ही आएगी बट दैट इज द नेचर विल बी नेगेटिव. सो द चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ विल बी minus 1.6 into 10 to power minus 17 coulomb. ओके. नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ जाता है. मैं केवल एक वाटर का एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूँ, बाकी किसी भी मटेरियल के लिए आ सकता है. क्वेश्चन है फाइंड आउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज in 18 gram of water. और भी क्वांटिटी के लिए आ सकता है 36 ग्राम, 90 ग्राम, 50 ग्राम, 1 कप. अगर 1 कप आता है तो हम उसमें 100 ml के इक्वल मानेंगे अप्रोक्सीमेट. ओके. और ये तो मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है, किसी और के लिए भी आ सकता है, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, आयरन के लिए और अनदर मटेरियल्स के लिए. तो कैसे कैलकुलेट इसे करना है आप ये देखिए. सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है या गिवन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर. जो भी मटेरियल होता है वो लिख देते हैं यहाँ पर 18 ग्राम ऑफ वाटर. आप जानते हैं बेटा मोल्स जब भी निकालते हैं तो क्वांटिटी इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी इन ग्राम 18 ग्राम दे रखी है और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है H2O. तो H2O में आप जानते हैं 2 into 1 प्लस 1 into 16 मीन्स 18 ग्राम. ये वाटर का होता है. तो यहाँ पर हमने 18 डिवाइड बाई 18 मीन्स हमारे पास आ गया 1 मोल. तो फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन सब्सटेंस. सेकेंड स्टेप नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स. अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूलर फॉर्म में है
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। Already you know Avogadro number is the number of molecules or atoms in 1 mole of substance. So there 1 mole 1 into 6.023 into 10 to power 23, that is the number of molecules of water. कोई भी सब्सटेंस आता है उसके लिए हम एवोगेड्रो नंबर से उसके नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब हमारा ध्यान जाना चाहिए कि 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम H2O में देखते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के। 1 + 1 + 8 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 18 gram of water, 18 gram of water = 6.023 into 10 to power 23 into 10 means 6.023 into 10 to power 24. That is the number of electrons. Now total negative charge in 18 gram of water is equal to Ne means 6.023 into 10 to power 24 into 1.6 into 10 to power minus 19, and that is 16 3 जा 48, 4 16 2 जा 32, 4 36, 3 ये 3 ऐसे कैसे ही, और 16 6 जा 96, ये 96, तो 9.6368 इंटू 10 टू पावर 5, ये आपके पास कूलम, दैट इज द नेगेटिव चार्ज in 18 gram of water. And you know water is neutral. Water is neutral, so total negative charge will be equal to total positive charge. So total positive charge also 9.6368 into 10 to power 5 कूलम। ये आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर में आपने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज फाइंड कर दिया, या किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए ये स्टेप्स यूज करके निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, उसके बाद एवोगेड्रो नंबर से स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। उसके बाद आप माइंड में लो कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम में 1 मॉलिक्यूल और 1 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर उसके बाद तो आपके पास Q = Ne, तो टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया, और सिंस सब्सटेंस इज इन न्यूट्रल कंडीशन सो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी आप उतनी ही बता देंगे। ओके, तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हमारे पास यहाँ पर अगर मास और चार्ज की बात अपन करें तो एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंटली इतनी सी है कि मास जो होता है वो ओनली 1 टाइप का ही होता है, पॉजिटिव, यानी उसमें 2 टाइप्स नहीं होती है, और चार्ज में 2 टाइप्स होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरी बात, मास में ऑलवेज 2 बॉडी के बीच में अगर मास आपके पास है तो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स का वहाँ पर कोई बात नहीं आती है। जबकि चार्ज में आपको मालूम है लाइक नेचर के चार्ज होंगे तो रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस होगा, और अनलाइक नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। उसके अलावा
आपको मैंने बताया था कि चार्ज मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास मोशन पर डिपेंड करता है। मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, m इक्वल टू एम नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मास इन मोशन और ये रेस्ट में है एम नोट मास, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्पीड ऑफ बॉडी और सी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये मास के लिए बात कही जाती है कि मास मोशन पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो टोटल ये 2-3 डिफरेंस इसमें आप माइंड में रखें। नंबर 1 तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वाइल चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड, two bodies always attract by gravitation attraction force, but two charge may be attract or repulsion to each other, repel to each other, because if the nature of charge is same, then they produce repulsion force between them, and if nature of charge is opposite, then they attract to each other. Or third, charge does not depend on motion of the body, while mass depend on the motion of the body according to relativity theory of Einstein या आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी थ्योरी। तो ये बात हमारे पास यहाँ थी। चैप्टर में जो एक तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है बेटा कूलम्ब्स लॉ। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक अभी आता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ग्रेविटेशन लॉ से बिल्कुल एक मिलता जुलता है, जो न्यूटन ने हमें बताया था और 11th में हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हम जो मास लेते थे उसकी जगह यहाँ चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर यह है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज और स्टेबल चार्ज। पॉइंट चार्ज भी होने चाहिए, पॉइंट चार्ज का मतलब जिसकी साइज बहुत ही छोटी हो, और इस स्टेबल या रेस्ट पे भी होने चाहिए, वो मोशन में नहीं होने चाहिए। तो व्हेन द 2 पॉइंट चार्ज आर एट रेस्ट, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. Again repeat, the electrostatic force between 2 point charge is directly proportional to product of magnitude of these charges and inversely proportional to square of the distance between them. Suppose Q1 and Q2 charge are separate by a distance r, then F is proportional to Q1, Q2, directly proportional to product of magnitude of charges, and F is inversely proportional to r square, means F proportional to 1 upon r square, inversely proportional to square of the distance. From equation first and second, F is proportional to Q1 Q2 upon r square, implies that F equal to K Q1 Q2 upon r square। ये जो K है ये स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए, ये माइंड में रहे। के स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, क्योंकि कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करता है। ये जो कैपिटल के अगर अपन नोट करें यहाँ, तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, भेज चुका हूँ नोट्स में, एप्सिलॉन आर और के एक ही बात है। तो स्मॉल लेटर में के है, इस के को हम जो बोलते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इन फ्री स्पेस और वैक्यूम
और एयर, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, यूनिट यहाँ से लिखेंगे बेटा, ये K है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये Q1 Q2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा इसका फोर्स का इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 L3। L3 क्यों आया? क्योंकि L1 फोर्स का और L2 है, और T-4, T-4 क्यों आया? क्योंकि T-2 तो फोर्स का, और जब हम कूलाम का लिखेंगे, चार्ज का लिखेंगे, तो A1 T1 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाकर T-2 होगा, T-4 और A-2, ये इस K की डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये K हमारे पास यूज आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो K की जगह ये पुट करते हैं, चाहे एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। मीडियम में फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आप, इसके अलावा एक बात और है, सिंस K इक्वल टू ऑल्सो 1/4πε0, इसको एप्साइलन बोलते हैं, एप्साइलन नोट। ये जो एप्साइलन नोट है, ये होती है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, और एप्साइलन नोट की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट इसकी हो जाएगी बेटा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आरबीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार तो पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये पूरा नोट करना था। एक बार ये पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यूनिट होगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और एक बार पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास जैसे चार्ज A1 T1 स्क्वायर अपॉन फोर्स M1 L1 T-2 L2 सॉल्व करोगे M-1 L-3 और T4 और A2, ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो यहाँ ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइंड में रहे। आप अगर पुराने पेपर्स देखेंगे, ओल्ड पेपर्स, तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पूरा लिखना था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये। और ये क्वेश्चन तो जेई में भी आ चुका है, जेई मेन में भी ये पूछा जा चुका है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये अगर यूज करें के इक्वल टू 1/4πε0, तो फिर हमारे पास जो कूलाम फोर्स का जो लॉ होगा या जो ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके पास कूलाम्स लॉ में फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम चार्जेज को किसी अनदर मीडियम में पुट ऑन करें, किसी अनदर मीडियम में लें, तो मीडियम में लेने पर इस फोर्स की जो वैल्यू है ये चेंज हो जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ
another dielectric medium F medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square, where epsilon is absolute permittivity of dielectric medium. Permittivity of dielectric medium, that is epsilon. और इसकी मैं डेफिनेट वैल्यू आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये डिपेंड करेगा मीडियम पर, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। एक बात अलग से है, सिंस एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट इक्वल टू एप्साइलन आर और कैपिटल के, जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था आपको, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर implies that epsilon is equal to epsilon naught epsilon r. Then F medium या F force in the presence of medium, जो ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो आप, that is 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon r square, और F medium equal to 1 upon epsilon r 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square, और F medium equal to 1 upon epsilon r F. Means the force between 2 point charges is decreased in the presence of another dielectric medium with respect to air. अब ये जो एप्सिलॉन आर होता है, इस एप्सिलॉन आर के लिए भी क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को शो करता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जो वैसे तो इंसुलेटर होते हैं in the absence of electric field, but in the presence of electric field they induced electric field in it. उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वैसे ये टॉपिक चैप्टर 4 में दिया गया है। तो अभी तो आप केवल इतना सा ये माइंड में रखें, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर या के, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, और ये आपके पास मीडियम की प्रेजेंस में फोर्स आ जाता है। एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डिक्रीज बाई एप्सिलॉन आर 1 अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीपल। ओके, अब एप्सिलॉन आर के लिए जो क्वेश्चन आया है वो एक क्वेश्चन तो आया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर एप्सिलॉन आर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के लिए होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज 1.0000 for free space or vacuum. Value of epsilon r for air equal to 1.00059.
ये एयर के लिए 1.00059 होती है, जो नियर इक्वल टू 1 मान ली जाती है, बट मिनिमम इसके लिए नहीं बोलेंगे। मिनिमम किसके लिए बोलेंगे? फ्री स्पेस के लिए। तो यही कारण है बेटा कि हम हर जगह फोर्स के लिए आइदर इन फ्री स्पेस और इन एयर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। अगर आप यहाँ 1 रख देंगे तो एप्सिलॉन फॉर एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो गया ना, इसलिए यूज करते हैं। और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर वाटर, अगर वाटर के लिए बात करें तो अप्रोक्सीमेट 80 होती है। एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर ग्लास के लिए बात करें तो ये 5 to 10 होती है। तो इस तरीके से एप्सिलॉन आर की वैल्यू मीडियम की प्रेजेंस पर डिपेंड करती है, मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, इस बात पर ये एप्सिलॉन आर डिपेंड करेगा। और जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास आएगी तो आपके पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेज भी डिपेंड करेगा। दैट्स लास्ट फॉर टुडे। थैंक्स।